नमस्कार। टीवी हेडलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं मुस्कान अबीर और चलते हैं मुद्दे की ओर और बात करते हैं कि क्या है आज का विषय। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू है। अंतरिम आदेश पारित कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। 5 मुख्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजे जस्टिस गवई की पीठ सुनवाई कर रही है। वक्फ पर अतिक्रमण की कोशिश है, ये सिब्बल का बयान सामने आया है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक की सबसे बड़ी सुनवाई चल रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही। कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय डीड के उसके तहत घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। माना जा रहा है कि कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम आदेश भी पारित कर सकता है। 25 अप्रैल को केंद्र सरकार ने इस मामले पर हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा गया है कि वक्फ कानून पूरी तरह से संवैधानिक है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी AIMPLB ने हलफनामे को झूठा बताया और उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि संशोधित वक्फ कानून अप्रैल 2024 में लागू किया गया था। अब कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि ये फैसला कई संपत्तियों के मालिकाना हक और धार्मिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश में जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यह मुद्दा कई महीनों से लगातार गरमाया हुआ है। वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद इस पर विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं। खासकर वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय डीड जैसे प्रावधानों को लेकर लोगों में भ्रम और आक्रोश दोनों देखा जा रहा है। संशोधित कानून के अनुसार अगर कोई संपत्ति वर्षों से वक्फ के रूप में इस्तेमाल हो रही है, तो भले ही उसके पास कोई आधिकारिक दस्तावेज ना हो, उसे वक्फ संपत्ति माना जा सकता है। वही बात की जाए, संपत्ति मालिकों को चिंता में डाल रही है, क्योंकि इससे निजी और सार्वजनिक संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का दावा मजबूत हो सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में इन कानून के विरोध में प्रदर्शन हो चुके हैं। कई सामाजिक संगठनों, किसान समूहों, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कानून को संवैधानिक विरोधी बताया है। तो आज अहम सुनवाई वक्फ संशोधन बिल को लेकर। आपको याद होगा कि जब वक्फ संशोधन बिल की बात सामने आई 2024 में, इसको पारित किया तो चौतरफा इसके विरोध में आवाज उठी। AIMPLB की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और जब दोनों संसदों में ये बिल पास हो गया और कानूनी अमली जामा पहना दिया गया, तो अभी भी इसके विरोध के सुर उठ रहे हैं और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अहम फैसला आ जा सकता है, चाहे वक्फ बाय यूजर, चाहे वक्फ बाय डीड। ये 2 अहम चीजें हैं जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है और लोगों में भ्रम और आक्रोश है। सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समाज के हित में है। जो गरीब पिछड़ा वर्ग का मुस्लिम तबका है, उसके लिए ये कानून लाया गया ताकि वक्फ की जो जमीन है वो उनके लिए इस्तेमाल किया जा सके। पूरी तरीके से पारदर्शिता, इसी के साथ इस पर होने वाली कार्रवाई कलेक्ट्रेट के हाथ में दी गई है, जिसको लेकर जजों ने सवाल भी किया था। अब देखना यह है कि आज की सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो 5 तथ्य हैं, उसी के आधार पर क्या इसके पक्ष में फैसला आता है या फिर जो इनका विरोध कर रहे हैं उनके हक में ये फैसला आता है। बड़ा दिन है उन सभी लोगों के लिए जो वक्फ संशोधन कानून के विरोध में सड़कों पर भी उतरे और कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और इसी के साथ यहाँ पर बड़ी बात भी करते हुए नजर आए कि ये वक्फ कानून कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के हक पर डाका है और ये संविधान के अधीन नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। आइए चर्चा कर लेते। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तारुफ, फिर चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ सुनीता, विद्यार्थी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। और मेरे साथ ऋषिपाल सिंह है, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ऋषिपाल सिंह जी। और मुझे लगता है सबसे पहले अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जाना चाहिए सवालों के साथ। ये जो मामला सामने आ रहा है वो कितना पेचीदा है।
जब ये दोनों सदनों में पास हो गया, लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। तो इन सभी चीजों को देखा जाए, क्योंकि काफी समय हुआ कोर्ट में सुनवाई हुई, कभी रुका, कभी दलीलें रखी गई, तो वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय डीड, इन दोनों मामले में कितनी पेचीदगी है? देखिए, जहां तक हम कानून की बात करते हैं तो कानून का दोनों संसद में पास होना अपने आप में एक कानून बनता है और उसको सबको मानना पड़ता है, लेकिन उस कानून का संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना जरूरी है। अगर किसी भी केस में संवैधानिक प्रावधानों अनुरूप नहीं होते तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को जो है या उस कानून की कुछ प्रोविजंस को वो नलिफाइड कर सकते हैं। अब जो हमारी स्थिति हमारे सामने है, वक्फ बाय यूजर जो अपने आप में जो सबसे बड़ा विवाद का विषय जो है वही है कि एक भूमि को, एक संपत्ति को किसी खास पर्पस के लिए अगर बहुत समय तक यूज किया जाता है तो वो संपत्ति को वक्फ बाय यूजर मानना वो अपने आप में जो है कितना इम्पोर्टेंट है। उसका यही जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो हमारे लिए ये करता है कैसे हम उस संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं और क्या संपत्ति के इस्तेमाल करने से उस पर क्या टाइटल क्रिएट किया जा सकता है। हमारे पास अभी भी ऑलरेडी हमारे देश के अंदर जो प्रोविजंस ऑफ लॉ है, एडवर्स पोजीशन का लॉ है, अगर कोई आदमी 12 साल तक संपत्ति को निर्विरोध इस्तेमाल करता रहता है तो भी उस संपत्ति का वो मालिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो एग्जिस्टिंग जो लॉ है वो और जो नया जो प्रोविजंस है उन दोनों को देखना है कि इन दोनों को प्रोविजंस में, जो नए प्रोविजंस में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो डिसाइड करेगा कि ये माना जाएगा संपत्ति का वक्फ नहीं है तो वो गवर्नमेंट की संपत्ति है। लेकिन अब जो प्रोविजंस हैं, अब जो प्रोविजंस कहते हैं कि वो वक्फ बाय यूजर, जो यूजर मान लो 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल से इस्तेमाल की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो जो भूमि है वो अधिकार के रूप में एक टाइटल है और एक पजस्त्री राइट है। तो पजस्त्री राइट किस तरह से उनके पास रहेगा, ये तो यूजर की बात है। दूसरा डीड के अंदर तो बहुत सिंपल है कि अगर मान लीजिए कोई डीड है, कोई डॉक्यूमेंट है, साइन किया जाता है और बताया जाता है कि ये वक्त सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सरकार का यही कहना है कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि भूमि जो है आपको वक्फ के लिए दी गई थी, किस पर्पज के लिए दी गई थी, और उसी जो उसका एजेंट होता है, मुल्तवी जो होता है, जो उसका इस्तेमाल करता है, उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसका इस्तेमाल वैसे नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से सरकार को ये हक है कि वो जिस पर्पस के लिए भूमि जो दान दी गई थी उस पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करा सके। हाँ। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं कि पहले में ये होता था कि जमीनें दे दी जाती थी, दस्तावेज नहीं होते, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है और यही वजह है कि जो इसके खिलाफत में है उन्होंने याचिका यहाँ पर डाली है। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, दस्तावेज और डीड और वक्फ बाय यूजर, ये तीनों चीजों को आप थोड़ा हाईलाइट करिए, फिर उसके बाद मैं सुनीता जी के पास जाऊंगी। थोड़ा डिफरेंसेस बताइए ताकि दर्शक भी समझ सके। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि एक भूमि को अगर एक खास पर्पस के लिए लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है तो वर्च्यू ऑफ यूज उसी जैसे मान लीजिए किसी चीज का इस्तेमाल मस्जिद के लिए हो रहा है तो वो एक ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ यूज वो संपत्ति जो है वो मानी जाती है कि वक्फ की संपत्ति, कानून में ये है तो उसको वक्फ की संपत्ति मानी गई कि इसी पर्पस के लिए वो दी गई। जो डीड होती है, जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दान देता है, हम उसको सामान्य भाषा में दान देता है तो कोई ना कोई दस्तावेज जो है बनाया जाता है। तो सरकार का यही कहना है कि दस्तावेज आपके पास है तो आप उसका मालिकाना हक रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो यूजर वाला, जो दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जो कानून में जो प्रेजम्पशन थी, अगर मान लीजिए वो बोर्ड जो है किसी भूमि को ये घोषित करता है कि वो वक्फ की भूमि है तो उसको जो चैलेंज करना, जो प्रेजम्पशन उस व्यक्ति के खिलाफ है, यानी जो आदमी कह रहा है नहीं ये भूमि नहीं है, तो उसको साबित करना है कि भूमि उसकी है। तो अपने आप में ये कानूनी प्रावधान जो है ये अपने आप में इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाए थे और ये कानून जो है इसीलिए अपने आप में विवाद कर। ठीक है, अहम है आज का दिन और बड़े फैसले आ सकते हैं और यही वजह है कि लोगों की इस पे निगाहें टिकी हुई है, खासकर वो लोग जिसको उम्मीद है कि इस कानून को रोका जा सके। दो खास मेहमान और मौजूद हैं हमारे साथ, उनका तारुफ कर लेती हूँ। याकूब सिद्दीकी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और मेरे साथ विश्वनाथ मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत टीवी 100 में। सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगी कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हुए हैं। सरकार बताए कि अगर वक्फ बाय यूजर बाय डीड के तहत संपत्तियां सालों से
धार्मिक स्थलों के लिए या फिर धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उन्हें गैर वक्फ कैसे घोषित किया जा सकता है? क्या ये मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों पर हमला नहीं है? सुनीता जी अनम्यूट करिए। जी मुस्कान जी, जी जी हम्म। देखिए मुस्कान जी, अगर किसी ने वक्फ डीड किया है और एक ऐसे मकसद से किया गया है जिसमें धार्मिक संस्थान बनना है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो इस वजह से दान किया गया है कि उनके जो पसमानदा समाज के जो लोग हैं, जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद है, अगर उनके इस्तेमाल करने के लिए वक्फ को दान किया गया है तो निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए था, जिसका प्रावधान जो है हमें कहीं नहीं दिखता। आप बताइए कि संविधान में वक्फ बोर्ड का कहीं कोई प्रावधान है क्या? इस सेकुलर देश के अंदर हमारे बीच में न्यायिकविद बैठे हैं और वो जानते हैं कि संविधान के अंदर वक्फ बोर्ड, वक्फ का नाम ही नहीं है, ना तो वक्फ ट्रिब्यूनल का कोई प्रावधान है। आज इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी, मनमोहन जी के समय पे तो ऐसे तुगलकी फरमान निकाले गए थे कि असीमित अधिकार दे दिए गए थे कि जहां आप हाथ रखोगे वो चीज आपकी, जिस तरफ आप देखोगे वो चीज आपकी, जहां तक आप जाना चाहोगे जो चीज आपको अच्छी लगेगी वो आपकी। तो आप बताइए इस तुगलकी फरमान को कौन मानेगा? और ये मनवाया गया जबरदस्ती। ऐसे कौन दानी थे जिन्होंने वक्फ को जमीन, ऐसा ही होता था या फिर जैसा कि लोगों का मानना है कि वक्फ कर दी जाती थी जमीन, तब भी वो अपने अंडर में लेते थे, तो वो हाथ रखने और अपने अंडर में लेने में थोड़ा डिफरेंसेस नहीं नजर आ रहा है? देखिए ऐसा है, अगर 5% किसी ने बाय डीड किया है और बाकी कब्जा है तो हम क्या कह सकते हैं? हमें तो जो कब्जा है उसको तो बोलना ही पड़ेगा। अगर आपने अवैध तरीके से किसी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है वक्फ बोर्ड के नाम से, तो ये तो बहुत बड़ी कुरीति है, इसमें तो संशोधन होना लाजमी है। और दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, जो पंडित नेहरू जी थे, उन्होंने 1954 में वक्फ बोर्ड का जो है वो स्थापना की, और उसके बाद जो है असीमित अधिकार जो है, मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से वक्फ बोर्ड को अपना माफिया जो राज है इस तरीके से अपना कब्जा करने का एक यंत्र बना दिया, एक ऐसी मशीन बना दी कि वो तो ये कहने लगे कि भारत की संसद भी हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, एयरपोर्ट तक उनकी प्रॉपर्टी है। तो आप बताइए, आपके मालिक है भी ना हो और वो कि कोर्ट में जाने लायक भी ना रखे गए हो, तो क्या आप आज यहाँ पे एंकर बनकर बोल सकती हैं कुछ? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है मुस्कान जी कि जो संशोधन लाजमी है, जो वक्फ होने चाहिए, मैंडेटरी आज की समय में जो जरूरत बन गई है, जिन पर ने कब्जा कर रखा है, की वो जमीन बंद की गई है। मेरी सुनिए, ये आपका कार्य है मीडिया का, ये वो लिस्ट लाइए कि वो कौन दानी है जिन्होंने वक्फ को दान की थी। अरे जब आप अपने भाई बहन की हेल्प नहीं कर सकते, आप अपने साथ शोकत नहीं कर सकते गरीबों की, और आप वक्फ बोर्ड को दान करने वाले दानवीर, तो उन दानवीरों की लिस्ट आनी चाहिए कि उन्होंने जिस मकसद से दी वो मकसद सामने हो, और वो कौन दानवीर है जिन्होंने जमीनें दान की। हमने तो कब्जे की बातें सुनी सारी। प्रतिक्रिया लेती हूँ आपकी बातों का। याकूब सिद्दीकी, आपने सुना सुनीता जी को कि दान की हुई जमीन पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन मेरा सवाल एक और ऐड कर लीजिए कि जब संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया तो कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया उस समय, और क्या कांग्रेस ने बिल के खिलाफ मतदान किया या चुप्पी साध ली? देखिए मैम, मैं सुनीता जी को तो पूरा नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, आपकी प्रॉपर मिल रही है आवाज। मैं सुनीता जी को तो नहीं सुन पाया हूँ क्योंकि मेरा प्रॉब्लम आ गया था फोन हाँ, तो पे। मैं दोहरा देती हूँ ना। सुनीता जी का ये कहना है कि जो पहले की वक्फ की जमीन होती थी, ज्यादातर कब्जा कांग्रेसियों का है। उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब अवैध तरीके से। हाँ सुनीता जी, ये मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जब मुल्क आजाद हुआ तो उसके बाद हमारा एक संविधान बना। उससे पहले जितनी भी जमीनें थी, जिस तरीके से जो राजा रजवाड़े थे वो किस तरीके से जमीनों का सेटलमेंट करते थे, वो कैसे जमीनें देते थे, वो तो चूंकि राजा थे, उनकी एक व्यवस्था थी। वो ये कहते थे, मिस्टर याकूब सिद्दीकी तुम फलानी जगह जाओ और ये आपकी जमीन हो गई।
कोई दस्तावेज तैयार होता था क्या? और ये जो जमीनें हैं, ये जमीनें इन्होंने कहा कि मुसलमान दानवीर हैं, वो अपने परिवार के लोगों की तो को देख नहीं रहे, जैसे कि मैंने सुना लास्ट में। आप ये बताइए, वक्फ दो तरीके से होता है, एक वक्फुल औलाद है और एक वक्फुल अल्लाह है। जो वक्फुल औलाद है वो कभी भी रिमूव हो सकता है, उसे वो कभी भी वापस ले सकता है। और वक्फुल अल्लाह जो है वो इस तरीके की, जैसे मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया और गरीबों के लिए मुसाफिर खाना बना दिया, इस तरह की चीजों में वो वक्फ किया जाता था। अब आप ये बताइए, ये जो तमाम ऐतराज दाखिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो इन तमाम बातों को लेके तो हो रहे हैं कि भाई उस वक्त जिन्होंने जो दान करने वाले लोग थे, बड़े बड़े चाहे राजे रजवाड़े हुए, नवाब हुए, उन्होंने जो संपत्तियां वक्फ की, आज आप वक्फ की संपत्तियों पर डाका डालना चाह रहे हैं। आप नया अमेंडमेंट करके ये कहना है कि आपने भी डाका डाला। अगर 5% आपको मिल रहा था, आप पूरा लेकर बैठ गए, जहां हाथ रखा वहां वक्फ का नाम दे दिया। ये तो आपका कहना है ना? क्या सुनीता जी का कहना है? इससे पहले आप ये बताइए, इससे पहले व्यवस्था क्या थी? आपके यहाँ रजिस्ट्री होती थी क्या? आपके दाखिले चलते थे क्या? आ रही हूँ रिशपाल जी। आप इस पे ये बताइए, क्या मुल्क आजाद होने से पहले ये जो याकूब मुगलों के राजा बने पड़े हैं ना, और ये जो, रुक जाइए, पहले बात पूरी होने दीजिए। सुनीता जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। उसमें ना जाइए। ठीक है, जवाब दे दीजिए। पुराने राजा क्या करते थे, क्या नहीं करते थे? हमारे राजाओं को मार मार के हमारे हिंदुस्तान में अत्याचार कर करके हमारी जमीनें हड़पी, और उसके बाद कागज पूछ रहे हो। जब तुमसे पूछे जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि फलाने राजा ने ये किया था, वो किया था। क्या संविधान में लिखा है? ये मजहबी तालीम जो आप यहाँ दे रहे हो, जो मजहबी आप इदारों को पढ़ रहे हो, क्या ये आपके संविधान में लिखा है? किसकी जमीन है सुनीता जी? किसकी जमीन की बात कर रहे हैं? संविधान किसकी जमीन हड़प ली? किसकी जमीन की बात कर रही हैं आप? किसकी जमीन हड़प ली? आपके पास देखिए, दस्तावेज है क्या किसी जमीन के? इन्होंने कहा कि भारत आजाद होगा, और उसके बाद जो राजा थे उन्होंने जमीनें दान दी, तो उनके कागज कहाँ थे? अरे उनके कागज कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, ये छोड़िए। ये बताइए कि वक्फ बोर्ड में जो बिना कागज की जमीनें आई, वो किसने दान की? ये बताइए। खाली वक्फ बोर्ड और आपके जो खड़गे साहब हैं, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड की, वो कौन से राजा हैं जिन्होंने हड़प ली जमीन? ठीक है, आती हूँ। ठीक है, कई सवाल है, जवाब लेंगे। ऋषिपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद विश्वनाथ मिश्रा जी। देखिए याकूब जी, बात ये नहीं होगी। आपने अपनी बातें पूरी कर ली थी ना, आती हूँ आपके पास। एक तो आज हमारे देश के अंदर कानून लागू है, और कानून जब है तो जो भी प्रॉपर्टीज है या प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी मामले हैं, वो अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आपको हमको बताना होगा कि क्योंकि ये विवाद होता है हर स्थिति में। इसके अलावा प्रॉपर्टी पे विवाद होता है, तो प्रॉपर्टी किसकी है, तो अल्टीमेटली ये लाया जाता है कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ से प्रॉपर्टी। एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा जो विवाद जो कानून था, कि अगर बोर्ड किसी भी भूमि को ये कहता है, जैसे आपने भी, मैंने भी सुना होगा कि आपने कहते कि अंबानी की जो जहाँ पे जगह बनी है वो वक्फ की भूमि है, या पार्लियामेंट है वो वक्फ की भूमि है। तो इस तरह से अगर मान लो इस तरह से ये बोर्ड कह रहा है, उनके कहने से कानून ये कहते हैं कि अगर वो कहते हैं तो माना जाएगा कि वक्फ की भूमि है, अब दूसरी पार्टी को साबित करना होगा। तो ऐसी स्थिति में कानून का तो फिर हम इसको इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं कहेंगे, लॉ बराबर नहीं हुआ। तो लॉ तो यही कहते हैं ना, बराबर की बात करते हैं। हाँ। तो बराबर है, कानून आपको कहते हैं, आप अपनी बात साबित कीजिए, सरकार अपनी बात साबित करेगी, देखिए सबका खंडन हो जाएगा जब फैसला यहाँ पे निकल कर सामने आएगा। ये बात आपने सही कही है। हाँ। ऐसी स्थिति में कोर्ट है साबित करने के लिए कि सरकार सही है, या जो आदमी कह रहा है भूमि वक्फ की है वो सही है। तो जो सही होगा कानून में उसको प्रॉपर्टी दी जाएगी, इसमें तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। ऋषिपाल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें कानून पे भरोसा रखना चाहिए। कानून सर्वोपरि है और यहाँ पर फेयर जजमेंट होगा और होता आया है। आप साबित करिए कि ये जो संशोधन हुआ है बिल, वो आपके खिलाफत में है, और जो पक्ष में जिसने बनाया वो साबित करेगा। सुनीता जी कुछ बोलना, विश्वनाथ जी को ले लेती हूँ, एक सेकंड सुनीता जी, फिर आपके पास आती हूँ। विश्वनाथ जी, जब आप देखते हैं आज जब सुनवाई होगी, आज की सुनवाई को लेकर क्या उम्मीद है कि कितना जरूरी है ये जो संशोधन कानून है उसके तहत फैसला आना, और इसी के साथ जो मौजूदा कानून है और पिछले का जो 1952 का कानून था, उसमें क्या अंतर है, और क्या ये सही है कि जो संशोधित किया गया है? देखिए मुस्कान जी, जो ये वक्फ संशोधन अधिनियम है, ये कुछ गलतियों को
कुछ इरेगुलरिटीज को रेगुलराइज करने के लिए कानून लाया गया। हाँ। अब वक्फ क्या है? वक्फ अचानक वक्फ के पास, जब भारत आजाद हुआ तो वक्फ के पास थोड़ी सी संपत्ति थी। आज की डेट में स्थिति है कि रेल और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति है। क्यों? सोर्स कहां से है? सोर्स वहां से है जहां कांग्रेस ने उसको असीमित अधिकार दे दिए। कि जिसे पहले हम लोग कहानी सुनते थे कि पुराने जमाने का राजा कहता था जितना चाहो उतनी जमीन तुम्हारी, वही हमारा जिसको विश्वनाथ जी आपकी आवाज जिसको कह दो वो सब तुम्हारा। हाँ। अब ठीक है, जिसको कह दो वो सब तुम्हारा, जितनी चाहे जमीन बता दो वो सब तुम्हारी, कुछ भी तुम्हारे लिए दूर नहीं है। तुम जिसको कह दोगे उसके बाद जिसकी भी संपत्ति बोल दो सब तुम्हारी। अब उसके बाद समस्या जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो दूसरे वाले पे पड़ जाए, जिसका मकान था कि वो आके घूमे और उन्हीं के पास आए। नहीं, अगर हम तत्काल शासन की बात करें, तत्काल के सिनारियो की बात कर लेते हैं, तो ऐसा होता क्यों था? और जब होता था तो अभी इस पर इसका प्रभाव क्यों पड़ रहा है? कांग्रेस शासन ने जब ये कानून बनाया, मुस्लिम तुष्टीकरण उनका मूल भाव रहा। उन्हें लगा कि एक ऐसी स्थिति बना दे तो वोट हमको मिलेगा, सत्ता हमारी जीवित रहेगी, सदा सर्वदा चलती रहेगी। 20-25% वोट नॉन स्टॉप मिलेंगे, बाकी जोड़ लेंगे, 40% वोट हो जाएंगे, कोई हमारी सत्ता हिला नहीं पाएगा। मूल भाव ये था। तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये कैसे तय करेंगे कि जिसकी मर्जी संपत्ति आप नजर डाल लो, उसके बाद फिर मुंसिफ भी आप ही की अदालत में वो आएंगे, आप ही की अदालत में आकर कहेंगे योर ऑनर मेरी संपत्ति आपने ही ले रखी है। ऐसे क्या कानून होता है? ऐसे क्या इक्वालिटी होती है? वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी वक्फ की संपत्ति मुसलमानों की संपत्ति है, तो न हाई कोर्ट का रोल छोड़ा आपने, न सुप्रीम कोर्ट का रोल छोड़ा। आपने कहा कि सब कुछ जो है वक्फ बोर्ड है। तो इस तरीके से तो चीजें नहीं होती। उन्हीं गलतियों को सुधारने का प्रयास है। एक संपत्ति होती है कि आप साफ तौर पर कहना है कि जितनी चाहो उतनी ले लो, लेकिन एक धर्म का जब विशेष धर्म का मामला आता है तो क्या गैर धर्म के व्यक्ति को इसमें शामिल करना आप फेयर मानते हैं इसको, विश्वनाथ जी? जब आप हर घर में आप बताइए, हिंदू धर्म के जितने मंदिर हैं उसको क्या धर्म से आप जोड़ते हैं? जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स आपने रखे हैं, सारी उनकी संपत्तियां सरकार, हर राज्य सरकार कब्जा करके हजारों लाखों करोड़ रुपया सालाना कमा रहे हैं। क्या आप कहते हैं कि ये एडीएम चूंकि हिंदू धर्म का नहीं है तो इसको हम नहीं रखेंगे? आप वहां एडमिनिस्ट्रेटर तय कर देते हैं, जो एडीएम होगा जिस जाति का हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, वो उसका देखरेख करता है। अगर सरकार की संपत्ति, सरकार को लगता है कि उन चीजों में सबका एक सामान्य स्वरूप होना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? आप तो हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार पर रोक लगा रखी है। क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर धर्म और धार्मिक स्थल की बात आती है तो मुस्लिम के वक्फ बोर्ड तो हिंदू के भी ऐसे हैं जो धार्मिक स्थल है वो उससे भी ज्यादा है। तो ऐसे में तो यहाँ पर उन संस्थाओं में भी कार्रवाई करनी चाहिए और बाहरी लोगों का दखल होना चाहिए। नहीं, हिंदू धर्म, जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं उन सबको आप रिलीज करिए। उसकी कभी बीजेपी ने चर्चा, कांग्रेस ने कभी चर्चा नहीं की। बाकी और ढेर सारे इश्यूज हैं। आप ये तो केवल सुधारात्मक है, ये इंडिया नहीं जा रहा है। इक्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। जी मुस्कान जी। अच्छा ठीक है, ऋषिपाल जी कुछ बोल रहे थे, आती हुई सुनीता जी आपके पास। हाँ, जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं और जैसे आपने कहा कि हाँ भाई जो हिंदू संस्थाएं हैं, उन हिंदू संस्थाओं के अंदर भी जो मुस्लिम लोग हैं उनका प्रवेश होता है तो दिक्कत आएगी। हम तो कह रहे हैं, हम बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं आपका। आप आइए, हम तो स्वागत कर रहे हैं, आप हमारे मंदिरों में आइए, आप हमारे पूजा स्थलों में आइए। हम कब मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हमारी जो भूली बिछड़ी जो आपकी जो पृष्ठभूमि थी, आप उस पृष्ठभूमि को दोबारा से जो है नमन कीजिए, दोबारा देखिए, तो आपको पता लगेगा ये आप इसी भूमि के इसी का ही हिस्सा थे। बस केवल आपने यही किया है कि जो आस्था का तरीका बदल दिया, वरना पृष्ठभूमि तो आपकी सबकी हमारी एक ही है। तो हमारी तरफ को हम तो आपको स्वागत करते हैं, आप लोग आइए। ठीक है सुनीता जी, वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है, जो इसमें गैर मुस्लिम को नियुक्त करने का औपचारिक क्या है? मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या इसी तर्ज पर दूसरे धर्मों की धार्मिक संस्थाओं में भी बाहरी लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए? देखिए ऐसा है, ऋषिपाल जी ने जो बात कही और बड़ी उदारवादी जो विचार रखे, वो उनके अपने पर्सनल विचार हैं, लेकिन मैं
जो हिंदू धर्म से आती हूँ, मैं बिल्कुल इस बात का विरोध करती हूँ कि मंदिरों में इनका आना वर्जित होना चाहिए। क्यों आएंगे ये गैर धर्म के लोग हिंदू मंदिरों में? जब आप हमारे मंदिरों को मानते नहीं, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, हमारी आस्था को नहीं मानते हो, आप गौ मांस को जो है उसका भक्षण करने पे आपको ऐतराज नहीं है, तो फिर आप किस अधिकार से जो है मंदिरों में आएंगे? तो मैं तो इसका विरोध करती हूँ। रही बात वक्फ एक्ट की, मैडम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वक्फ एक्ट इस्लाम विरोधी भी है। आप पूछिए क्यों कह रही हूं मैं इस्लाम विरोधी है? क्योंकि ये एक्ट मजार, दरगाह और कब्रिस्तान को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित करता है, और जबकि मजार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान बनाना इस्लाम में हराम है। पूछिए इनके मौलानाओं से। तो मोहम्मदों के रसूल मोहम्मद साहब तक की पक्की कब्र तक नहीं है, तो जहां वो पैदा हुए थे, तो ये किस वक्फ एक्ट का यहाँ पे बार बार उदाहरण देते हैं? और दूसरी बात, कांग्रेस सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, जहां 1950 में वक्फ के पास 50,000 एकड़ जमीन थी, आप बताइए वो आज 10 लाख एकड़ कैसे बन गई? 50,000 एकड़ से 10 लाख एकड़ होना 1950 से लेके अभी 2025 चल रहा है। आप बताइए कौन है वो दानवीर? वो दानवीर नहीं, वो दानवीर 5% होंगे जिन्होंने पसमानदा समाज के गरीब शोषित वर्ग के लिए दान किया होगा, लेकिन उनके काम तो नहीं आया। वो किसके काम आ रहा है? वो कांग्रेस के इन माफियों के काम आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो कानून है वक्फ एक्ट स्पष्ट रूप से संविधान के एक्ट आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है, और आर्टिकल 15 का उल्लंघन भी है। संविधान के आर्टिकल 27 का उल्लंघन है। आर्टिकल 27 कहता है कि मजहबी आधार पर सरकारी धन, टैक्स पेड का जो पैसा है वो खर्च नहीं किया जा सकता। तो आप क्या ये बातें कर रहे हैं? और ये किस मुंह से चले गए सुप्रीम कोर्ट? इन्होंने तो कहा कि कोई भी जो है, अगर हम किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लेते हैं तो उनको कोर्ट जाने का अधिकार ही नहीं है। फिर किस मुंह से उठा के चले गए अपना वापस सुप्रीम कोर्ट में? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। याकूब सिद्दीकी जी जवाब दीजिए। याकूब सिद्दीकी जी, होप सो आपने पूरी बातें सुनी होगी सुनीता जी की। देखिए, मुझे बेहद अफसोस है इस बात का कि पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं। ये कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियां बढ़ गई। जिन लोगों ने बाद में वक्फ किया, मुल्क आज़ाद होने के बाद में, फिर कह रहा हूँ मैं आपको ना, उन लोगों की वो बाकायदा दाखिले की ज़मीनें हैं जिन्होंने किया है। माना फर्ज करो, मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूँ, खुदा ना खास्ता मेरी बच्चा नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, और मैं अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहता हूं, तो मुझे इख्तियार है भारतीय संविधान के तहत कि मैं अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता हूं। तो उसमें इनको कहां से परेशानी हो गई? भारतीय संविधान में वक्फ नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर आप सेकुलर मानते हो पूरे देश को तो वक्फ नहीं है, लेकर आ जाइए। संविधान बना रखा है, संविधान बना रखा है। वक्फ अधिनियम पढ़ा है आपने? नहीं, तुम ही पढ़े हो दरसे से। आपने पढ़ा है क्या इसको? याकूब जी, अगर आपकी संतान नहीं है, आप अपनी जमीन दान करना चाहते हो, करिए। वही उन्हीं दानवीरों की तो लिस्ट चाहिए हमें। तो ये ना हो कि जो गरीबों के लिए जमीन दी गई थी उसका जो मिसयूज है वो ना हो ना। आप भी तो ये चाहते हैं कि जिस माध्यम से, जिस मंशा से आपने जमीन दान करी, उस मंशा से वो उपयोग भी तो होना चाहिए। नहीं तो आपके दान का कोई मतलब रह गया? नहीं रह गया ना। नहीं, देखिए ये ना, किसने कहा आपको नहीं हो रही? याकूब जी सवाल भी है, याकूब जी देखिए सवाल भी है जिसका आपको जवाब देना, अगर आप वाकई विरोध कर रहे हैं तो क्या हमने अडानी को थोड़ी ना वक्फ किया है? वो पसमानदा लोगों के बारे में जो आपने अडानी, अंबानी और महिंद्रा की बात ना कीजिए। भारत के जो लोग हैं वो इतने अमीर ना हो जाए कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उनकी छवि बन जाए, इसलिए आपको तकलीफ है। आप तो ये चाहते हैं बताइए कि कौन इतना अमीर है जो नहीं, मुझे 2-4 अमीर का नाम बताइए जो प्रेम करने वाले जो है भारत में रुक गए, और उसके बाद सुनीता जी मेरा एक सवाल है करने के लिए उनको यहाँ नहीं मिल रहे। अपने धर्म के लोग पाकिस्तान जा रही हैं, ठहरिए मैम, आ जा रही हैं यहाँ पर। सुनीता जी सुन रही हैं आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा अमीर हो गए। 2-4 अमीरों का नाम बताइए जो वक्फ की संपत्ति पे बैठे हुए हैं।
इनको उसको रेगुलाइज कराना। एक तो याकूबी है जो बोल रहे हैं कि मैं इतना अमीर हूँ और मेरे पास अथाह संपत्ति है और मैं दान करना चाहता हूँ। अब वो दान पे चाहे खड़गे जी बैठ जाए, चाहे कांग्रेस के कोई दूसरे नेता बैठ जाए, इनको कोई आपत्ति नहीं है। इनके गरीब भाई जो पड़ोस में है वो भूखा मर जाए, उसके पास पजामा हो, ठीक है, वाकई देखिए वक्फ की जमीन जब अल्लाह के नाम पे दी गई है, वो विश्वकर्मा है याकूब जी देखिए सही सवाल है। का काम करते हैं बीजेपी अगर सरकार कर रही है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। याकूब जी एक सेकंड रुकिए, उन्होंने पंचर बना के अपना अस्तित्व कायम किया हिंदुस्तान के। तो वो पंचर दानवीर और मैंने जिन्होंने जमीनें दान की थी, यही तो मेरा प्रश्न है। अगर पंचर लगा के आप वक्फ कर रहे हो जमीनों को, तो उन पंचर वीरों के नाम भी तो बताइए। उनको पहचान दी है हमने इस देश की अपने आप को पंचर वीर बोल रहे हो। ठीक है, मुझे किसी की बातें नहीं समझ में आ रही है। ऋषिपाल जी मैं आपके पास आऊंगी, रुकिए सुनीता जी, सुन रही हैं आप? सुनीता जी एक सेकंड प्लीज याकूब जी रुकिए, धैर्य रखिए, मुझे किसी की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ऋषिपाल जी मैं आपके पास आऊंगी, अगर अनुच्छेद 25 और 26 की बात करें तो इसके आधार पर हम इस कानून को जोड़कर देखें तो ये कितना प्रभावी है? क्या इस अनुच्छेद से मैच खाता हुआ है ये संशोधन बिल? देखिए जहाँ तक मेरी निजी राय है तो जो अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 है वो हम अपने धार्मिक कार्यों को, ये धार्मिक जो आस्था है उसको हम किस तरह, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस कैसी है, ये प्रैक्टिस से रिलेटेड वो प्रोविजंस हैं। लेकिन जो सरकार का व्यू है, सरकार का कहना है कि ये मामला रिलीजियस प्रैक्टिस का नहीं है, ये मामला पूर्ण रूप से जो है जमीनी विवाद है। और जमीनी विवाद में केवल ये होता है मालिकाना हक की लड़ाई है, इसमें कहीं भी कुछ नहीं है। अगर कोई आज के समय में मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी भूमि को वक़्फ़ में दान देना चाहता हूँ, तो कहा कि जैसे याकूब भाई ने कहा ठीक है उसका हक है, वो दे सकते हैं, वो सारी संपत्ति दे सकते हैं, उनको कोई नहीं है, यहाँ कोई मना ही नहीं इस चीज़ की। जैसे अभी आपने कहा कि जो अंबानी है उनकी जो घर है वो वक़्फ़ की संपत्ति है। अगर आपके पास याकूब भाई ऐसे एविडेंसेस हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो साबित करते हैं, तो कानून की बात है। कानून कहता है कि आपको साबित करना है, लेकिन जो वक़्फ़ में कानून था वो कानून क्या है, उससे रिवर्स कानून था। रिवर्स कानून में ये होता है कि वक़्फ़ को साबित नहीं करना है कि भूमि वक़्फ़ की है, दूसरे आदमी को साबित करना है कि भूमि जो है उसकी है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है, कानून ये कहता है कि भाई जिसकी बीच में कोर्ट है, वक़्फ़ कहता है मेरी संपत्ति है तो वो साबित करे अपना दावा। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट आदमी कहता है मेरी संपत्ति है तो ये इक्वालिटी की बात है, ये बराबरी की बात है। अगर मान लो संपत्ति वक़्फ़ की आती है 10,000 जितनी भी आती है और आपके पास ऐसे दावे हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, तो निश्चित रूप से वो जमीन आपकी रहेगी, किसी और को हो नहीं सकती। क्या पहले के डॉक्यूमेंट्स, पहले तो ये कहा जाता था, वर्बली बोल दिया जाता था कि वक्फ कर दी गई है, क्या उसके लिए भी दस्तावेज जरूरी होगा? अगर जरूरी है तो लाएंगे कहाँ से? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये बात इससे पहले भी आपने कई बार सुना होगा टीवी के अंदर, तो जब राम जन्मभूमि की बात हुई थी तब ये बात कही गई थी कि भाई ठीक है, अगर आप बात करते हैं तो वो आप कीजिए कि वो मंदिर कहाँ से आया, वो जमीन किसकी थी, ये ठीक है। जो पुराने दस्तावेज हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उनके ऊपर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी के हिसाब से तय होगा। एक बात, एक पक्ष तो ये है। दूसरा जो पक्ष है, दूसरा सरकार का पक्ष ये है कि ठीक है जो भूमि वक़्फ़ की है वो मान ली, लेकिन उस भूमि का इस्तेमाल जिन पर्पस के लिए याकूब भाई जिनने जैसे अभी बात कही कि चाहे वो छोटे तबके के लोग हैं, उनको एक ये भी बड़ी बात है, उस जिस पर्पस के लिए वक़्फ़ भूमि दी गई उस पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसे बहुत भूमि माफिया हैं जो उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसके ऊपर मान लीजिए उस पर देखिए, अगर ये सही तरीके से सही माने में संशोधित इसी लिहाज से किया गया है, सही माने में समझना चाहिए, देखिए समर्थन करना चाहिए। अब वाकई अगर आप अपने धर्म को लेकर बहुत तरीके से सजग हैं और धर्म में जो शामिल व्यक्तियों के लिए एक इंसानियत के नाते आप सोचिए, कुछ जो गरीब तबका है अगर इसको इसका फायदा मिल जाता है तो कहीं से भी ये संशोधन कानून गलत नहीं है। विश्वनाथ मिश्रा जी, अगर संशोधन कानून पर नजर मुझे लगता है उनसे कनेक्शन कट गया है, कांग्रेस नेता के कुछ बोलना चाह रहे थे। सिद्दीकी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो कानून बने हैं उसमें आपको किस किस चीज पे एतराज है? पहले तो ये बताइए, अगर एतराज है तो क्यों है? सरकार का तो ये कहना है कि जमीन जो गैर कानूनी तरीके से हड़पी गई है या फिर कब्जा किया गया है उसका इस्तेमाल अन्य गरीब लोगों के लिए किया जाएगा, खासकर मुस्लिम तबकों के लिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ 229B एडवर्स पोजीशन की जो सेक्शन है
वो ये है कि माना वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत पहले किसी ने वक्फ कर दी थी, आज उसके कागज नहीं मिलते, जो उसमें काबिज है वो काबिज उसका ओनर हो जाएगा ना इस 229B के तहत। जो मैं अभी अभी जो अभी बात हो रही थी कि एडवर्स पोजीशन में वो उसका कानूनी अधिकार हो जाएगा उसको ना। मेरा ये कहना है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं और जो पसमानदा लोगों को और गरीब लोगों की, गरीब गुरबा लोगों को दी गई हैं और वो आज वक्फ बाई यूजर हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। परेशानी क्या है, आमतौर से परेशानी क्या है कि मैं बीच में मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैं पूरी डिबेट सुन नहीं पाया, इसलिए मैं बहुत प्रॉपर आपको जवाब नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन मुझको और अन्य लोगों को ये खतरा है कि जो 229B है हमारे यहाँ, वो एडवर्स पोजीशन का, जो उस पर आज काबिज होगा वो उसका मालिक हो जाएगा अगर माना कागज नहीं दिखा पाता है, या उसके पास कागज नहीं है, या पिछला कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, या कोई ऐसा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। माना दिल्ली की जामा मस्जिद है, अब जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी, अब कहां उसका कागज हम देख पाएंगे या कौन उसका कागज ला पाएगा? एक बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंगें हैं, आप किस हिसाब से उसको डिसाइड करोगे? हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये कहना है कि ये जो संपत्तियां जो वक्फ को गई हैं, ये इसमें हमारा गैर ईमान वाले भाई करने ने तो वक्फ की नहीं है, इसको ईमान वाले लोगों ने वक्फ की है। और मैक्सिमम इतिहास जो बताता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी मैक्सिमम मुस्लिम लोगों के हाथ में है। कुछ लोगों वो अल्लाह के नाम पे यूज क्यों नहीं हो रही है? गैर तरीके से कब्जा कर आम लोग अमीर बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, आप, मुझे लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए याकूब जी को जो कह रहे हैं, यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया जो पुराना स्थल है, धार्मिक स्थल है मुस्लिम का, आती हूँ सब, तो अगर उसके दस्तावेज नहीं है तो कैसे दस्तावेज देंगे? लेकिन इन सब के बीच एक सवाल मेरा भी है कि कानून है ये कि अगर किसी जमीन पर 12 साल का किराएदार का भी कब्जा हो जाता है, किराएदार रहता है, तो वो उस किराएदार का भी उस जमीन पर कब्जा हो जाता है, क्यों नहीं इसको इससे रिलेट कर देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कब्जा होने का मतलब मालिकाना हक नहीं होता है। अगर आपको कब्जा हो गया तो आपको कब्जे का अधिकार है कि आपको कब्जे से बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको निकाला नहीं जा सकता। बात है वो पजेसरी राइट है। हाँ। जो डॉक्यूमेंट्री राइट है या टाइटल राइट है, टाइटल राइट तो आपका टाइटल से होगा ना, पजेसरी राइट है, आप वहां पर रह रहे हैं, ये कानून आज भी है और जगह भी लागू होता है इस चीज के लिए कानून। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये होता है कि जैसे मान लीजिए सरकारी भूमि जो होती है, अब सरकार, आप ये कहेंगे हमने भूमि पे कब्जा कर रखा है पिछले 20 साल से 30 साल से, तो हम कैसे खाली करें? लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि सरकार की जो अपनी भूमियां होती हैं, सरकार पे ऐसे कोई सोच नहीं है कि वो सारी भूमि की रक्षा कर सके। तो ऐसी स्थिति में जब भूमि के ऊपर लोग कब्जा कर लेते हैं, सरकार के को स्पेशल प्रोविजंस में जाके उस लिमिटेशन एक्ट से बाहर जाके उस भूमि को खाली कराने का अधिकार है। अब इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है कि अगर मान लीजिए जैसे आप कह रहे थे कि भाई अगर कोई भूमि वक्फ की है तो वक्फ की है, वो कोई नहीं ले सकता। लेकिन जब वो विवाद वहां पर चालू होता है, जब वो भूमि वक्फ की नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डिसाइड कौन करेगा? अगर वक्फ ही डिसाइड कर रहा है तो कैसे बराबरी होगी? तो डिसाइड तो उस एजेंसी को करना चाहिए या उस संस्था को करना चाहिए जो बीच में खड़ी है। एक तरफ वक्फ है और एक तरफ वो प्राइवेट पार्टी है। इंक्वायरी का भी कहा गया कि इंक्वायरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद अगर ये साबित होती है सरकारी जमीन है तो जमीन को सरकारी जमीन माना जाएगा। वहां पर भी आपको अधिकार होगा बात साबित करने का कि ये भूमि जो वक्फ की हो। तो ये सारे प्रोविजंस हैं। इन सारे प्रोविजंस को, दूसरी बात यह है कि इन सारे प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली सरकार का जो प्रोविजन यही है कि जो अगर वक्फ में दी भी गई है उसका भी जो इस्तेमाल जो है वो बेजा इस्तेमाल जो ना हो, लोग उसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। उसमें जो आपने पॉइंट कर वक्फ की नहीं होती या फिर गैर कानून तरीके से या फिर यहाँ पे हड़पने की प्रक्रिया होती है, तो उसको जब सरकार अपने कब्जे में लेती है तो उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। और देखिए सुनीता जी, बिल्कुल कलेक्टर अगर किसी संपत्ति को यहाँ पर सरकारी जमीन घोषित करता है तो वक्फ नहीं मानी जाएगी वो। लेकिन इन सब के बीच क्या ये मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों को बिना न्यायिक प्रक्रिया के छीनने का रास्ता नहीं है? नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा कि वक्फ एक्ट में ये प्रावधान ही नहीं है कि आप किसी की कब्जे की हुई जमीन को धार्मिक बना दिया जाए। ये मैंने कहा इस्लाम में हराम है, कब्जा करना इस्लाम में हराम है। तो फिर ये इस्लाम को भी मान रहे हैं और ऊपर से संविधान की भी बात कर रहे हैं और शरिया की भी बात कर रहे हैं। देखिए देश के
अंदर एक ही कानून चलेगा और एक ही संविधान के तहत चलेगा। अगर आपको शरिया करवाना है तो फिर आप शरिया के हिसाब से सारी पनिशमेंट भी लीजिए। भाई जैसे जो सऊदी अरब में हमने देखा है कि आप अगर कोई अपराध करते हैं तो आपके इस्लाम धर्म में उसकी पनिशमेंट है, तो उसको भी स्वीकारिए। तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मसला अभी ये वो नहीं है, अभी ये है कि वक्फ बोर्ड में ऐसे असीमित अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिए थे कि मैं ही आपकी जमीन पे कब्जा करूंगा, मैं ही आपको बाध्य करूंगा कि कोर्ट जाइए, हमारा जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसमें आइए और मैं ही जज बन के फैसला सुनाऊंगा और मैं ही बताऊंगा कि ये आपके कब्जे में नहीं है, अब ये मेरी जमीन हुई। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? तो संविधान के अनुसार अगर आपने अवैध तरीके से किसी की जमीन पर अतिक्रमण किया है तो वो सरकारी संपत्ति घोषित हो जाएगी। अगर आपने किसी दानवीर ने वो जमीन जो है किसी पसमानदा समाज के भले के लिए दी है तो उसका उपयोग होना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने धार्मिक संस्थान बिठा के वहाँ पे क्या मुल्ला मुफ्ती निकालने हैं हमको। विश्वास में लीजिए ना, हमको राइट टू एजुकेशन देनी है तो हमको ये देनी है कि डॉक्टर इंजीनियर्स बने। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं और मेरे जो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो इस बात को समझते हैं, उन्होंने इसका संशोधन का स्वागत किया है। दोनों संसद में जो है, संसद में दोनों राज्यसभा और लोकसभा द्वारा इसको पारित किया गया है, कानून बना है, देश इसको स्वीकार कर रहा है। कुछ चंद लोग जो भू माफिया हैं उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कागज तो बनाए ही नहीं। अरे भाई मेरे दादा ने आर्य समाज में कोट द्वार में 32 बीघा दुर्गापुरी में जमीन दान करी। आर्य समाज के प्रिंसिपल स्कूल जमीन के लिए बस स्टैंड के पास जमीन दान करी। भले जो आज उपयोग कर रहे हैं उनके पास नहीं होगा अता पता, लेकिन मेरे पास तो वो कागज है जिसने दान करी, उसका नाम पता तो है, खाता खतौनी है। 10 सेकंड का रिएक्शन सुनीता जी, लास्ट रिएक्शन दीजिए, यासूब जी के पास फिर जाऊंगी। आप कैसे कह रहे हैं? आपने तो बोला कि आप तो यहाँ से जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, आप लोग जो है धर्म के आधार पे ही अलग हुए। फिर जो मैंने कहा चहेते थे, उन्होंने बोला हमें तो भारत से बड़ा प्रेम है, हमने यहाँ रहना है। तो फिर उसके बाद आप 3 से देख लीजिए आज, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम इतने गरीब हैं, शोषित हैं, हमारे लिए योजनाएं निकालिए, हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए, और हम जो है हमारे मौलाना पूरी करिए। ठीक है सुनीता जी, वक्त की कमी है, 1 सेकंड थोड़ा रुक जाइए, दूसरे मेहमान को भी हम मौका दे देते हैं। यासूब जी, आप सभी चीजों को एक तराजू में रख के तोलिए ना। तो संविधान के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग होगा। आप लोगों को भ्रमित न करें। याकूब जी जो ठीक है, महिला शक्ति रुकिए, महिला शक्ति रुकिए। सुनीता जी रुकिए, तो यासूब जी जवाब दीजिए। 10 सेकंड आपके पास है, वक्त की कमी है। उसके बाद मैं ऋषिपाल जी के पास जाऊंगी। जी ये मैं आपको फिर एक बात को कह रहा हूँ कि याकूब भाई को भी इस बात को समझना है कि जो प्रोविजन और जिस चीज की भी आज मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है सर, मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है डिबेट को आगे बढ़ाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। याकूब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विश्वनाथ जी और ऋषिपाल जी, आप चारों जुड़े इस डिबेट में। चर्चा का जो विषय था उस पर बाखूबी चर्चा हुई और निष्कर्ष यही है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है और दोनों तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं और अंतिम निर्णय क्या निकलकर सामने आता है और ऐसे इस चीज को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना, बने रहिए टीवी के साथ। नमस्कार।